Hello दोस्तों, my name is CA Vipul Dhal. I'm an all India rank holder who has cleared all levels of CA in first attempt and I welcome you to another video of most important questions for CA Inter Advanced Accounting. सर आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा? आज के लेक्चर के अंदर हमारा जो लेटेस्ट आरटीपी है, रिवीजन टेस्ट पेपर फॉर जनवरी 2025, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस करने वाले हैं आज ही की क्लास में। मैं आप लोगों को कहूंगा बेटा मेरे साथ साथ लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे ना ही आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगा बल्कि ऑल्सो आपका राइटिंग स्किल भी इंप्रूव होगा और जल्दी जल्दी आप लोग उन सारे प्रोविजंस को सोचने लगेंगे। सर आज हम कौन से टॉपिक्स को पिक करने वाले हैं बेटा? आज हम AS16 एंड AS19 के क्वेश्चन को पिक करने वाले हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो बेटा जी स्टार्ट करते हैं। इसी तरह बेटा हम हर एक टॉपिक के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मल्टीपर्पज क्वेश्चंस है, उनको सॉल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं विच इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उस पूरी प्लेलिस्ट को एक बार देख लीजिएगा। वहां इतने क्वेश्चंस हैं कि आप अपने पास अगर वहीं से ही प्रैक्टिस कर लें तो एग्जाम के लिए आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। भूलिएगा मत, जरूर वीडियो को लाइक कर जाइएगा अगर ये आपके लिए यूजफुल रहती है तो। चलिए जी सर आज कौन कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं बेटा? AS16 के लिए हमारे पास अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर 11 इन योर लेटेस्ट आरटीपी एंड ऑल्सो AS19 के लिए हमारे पास अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर 14। तो एक बार फटाक से अपने पास जो हम अपना रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं इन सब क्वेश्चंस का वहां पर जाकर जरा लिख लें। आइएगा मेरे बच्चे, आज का रोड मैप लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग जो है सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गई जी बात। बेटा हर एक टॉपिक के लिए वीडियो अवेलेबल है, आई विजन के चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो सर आज हम अपने पास AS16 प्लस AS19 दोनों का ही रिवीजन कर रहे हैं। उनके क्वेश्चंस को लिख कर प्रैक्टिस करने वाले हैं। लिखेंगे आज की डेट, लिखेंगे पेज नंबर और लिखेंगे आज की क्लास का रोड मैप। हम लोग बात करने वाले हैं आरटीपी जैन 2025 के क्वेश्चन नंबर 11 की और साथ ही हम लोग बात करने वाले हैं आरटीपी जैन 25 के क्वेश्चन नंबर 14 की। सर ये हमारा AS16 का है और क्वेश्चन, और ये है हमारा AS19 का क्वेश्चन। दोनों ही अच्छे सवाल हैं और ऐसे सवाल हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं फॉर योर 5 मार्क्स। तो आइएगा बेटा साथ में पहले रीड करते हैं और उसके बाद उनका सोल्यूशन करेंगे। AS16 में से कहता है, यूनिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन मतलब इंस्टीट्यूट AS16 में बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चंस बना चुके हैं बट ऐसा क्वेश्चन जो है आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। है सिंपल बट यूनिक है तो आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। हाउ विल द इंटरेस्ट बी कैपिटलाइज्ड व्हेन क्वालिफाइंग एसेट्स आर फंडेड बाय बोरोइंग इन द नेचर ऑफ द बॉन्ड्स दैट आर इशूड एट अ डिस्काउंट? वो कह रहा है इंटरेस्ट कॉस्ट किस तरीके से कैपिटलाइज किया जाएगा क्वालिफाइंग एसेट पे। वो बोल रहा है एसेट क्वालिफाइंग है एंड दिस क्वालिफाइंग एसेट इज फंडेड बाय बोरोइंग इन द नेचर ऑफ द बॉन्ड्स, मतलब जो पैसा रेस किया गया है वो बॉन्ड से रेस किया गया है। तो आप लोग बताएंगे उसका कैपिटलाइजेशन कैसे होना चाहिए इंटरेस्ट कॉस्ट का। कहता है एक्स लिमिटेड इशूड इन फर्स्ट ईयर अ 3-year 10% इंटरेस्ट पेड एनुअली बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ऑफ 1 lakh एट अ प्राइस ऑफ 90,000 टू फाइनेंस अ क्वालिफाइंग एसेट which is ready for intended use at the end of year 2. Compute the amount of borrowing cost to be capitalized if the company uses amortization of discount straight line basis. Amortization of discount on a straight line basis. अब सर यहां पर आपके पास जो नॉलेज काम आएगी वो नॉलेज काम आएगी थोड़ी सी सीए फाउंडेशन में से और बाकी सीए इंटर की नॉलेज। अब सर सीए इंटर की नॉलेज में पहले तो दिमाग में प्रोविजन आना चाहिए। अब ऐसा AS16 का क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं देखा है, ना ही मॉड्यूल में था, ना ही कोई एमटीपी में हमने देखा, ना ही हमारे PYQ में कहीं पर दिखा। ये फर्स्ट टाइम इस तरीके का क्वेश्चन बना है लेकिन इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट अपने रेगुलर क्लास में डिस्कस कर चुके हैं जहां पर हमने डिटेल में बात किया था कि सर बोरोइंग कॉस्ट इज नॉट जस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट, इट कंप्राइजेज ऑफ टोटल 5 एलिमेंट्स जो हमारे पास हमारी बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट बनता है। और उन 5 एलिमेंट्स में से एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट था ही, दूसरा कौन सा था? अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन दीज बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। जो हमने आपको बताया था कि भाई अगर आप कोई डिबेंचर इशू करते हैं एट डिस्काउंट, बॉन्ड इशू करते हैं एट डिस्काउंट या फिर रिडेम्पशन हो रहा है एट प्रीमियम, वो सारा खर्चा भी तो एक तरीके का जो डिस्काउंट या जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या बॉन्ड, वो भी तो एक तरीके का आपके लिए
कॉस्ट फॉर रेजिंग फाइनेंस ही है। याद करिए अपने क्लास का डिस्कशन, वो क्या है? कॉस्ट फॉर रेजिंग फाइनेंस। अगर वो एक कॉस्ट फॉर रेजिंग फाइनेंस है तो दैट कॉस्ट इज नो डिफरेंट फ्रॉम द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो वो इसी नॉलेज को आपको इस क्वेश्चन में टेस्ट कर रहा है और आपको कह रहा है इसका फ्रेमिंग कर दीजिए। अब सर पहली बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो फ्रेमिंग में कहीं ना कहीं हमसे चूक हो सकती है। तो अब सर हमने फ्रेमिंग में कौन कौन से प्रोविजंस लिखने हैं, दिमाग लगाते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं आपके एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से सोचूं, सबसे पहले मैं उसको ये बताऊंगा भाई बोरोइंग कॉस्ट क्या होता है। बोरोइंग कॉस्ट मींस इंटरेस्ट कॉस्ट या प्लस अदर कॉस्ट दैट आर इनकर्ड इन रिलेशन टू बोरोइंग ऑफ अ फंड। उसके बाद मैं अदर कॉस्ट में बताऊंगा कि अदर कॉस्ट में क्या इंक्लूडेड होता है। इट इंक्लूड्स अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट या फिर प्रीमियम ऑन इशू ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा जो भी बोरोइंग कॉस्ट मेरी इनकर होती है विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अ क्वालिफाइंग एसेट दैट इज कैपिटलाइज टू द क्वालिफाइंग एसेट, तो फिर मैं उसको कैपिटलाइजेशन की बात बताऊंगा। और चौथी चीज, क्योंकि उसने बोला है कि भाई सेकेंड ईयर के एंड में जाकर रेडी द एसेट इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, तो यहां पर एक प्रोविजन और भी आ रहा है बोरोइंग कॉस्ट में से जो है सेसेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट का। तो बोरोइंग कॉस्ट हैज सीज टू बी कैपिटलाइज फ्रॉम द डेट व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। अब जिस दिन से एसेट अवेलेबल फॉर इट्स इंटेंडेड यूज हो गया उस दिन से कैपिटलाइजेशन का सीजर हो जाएगा, मतलब वो सीज हो जाएगी एक तरीके से कैपिटलाइज होने के लिए। उसके बाद जो भी बोरोइंग कॉस्ट आएगी वो एक्सपेंस ऑफ की जाएगी। ये चार प्रोविजन लिखने के बाद मैं लिखूंगा इन द प्रेजेंट सिनेरियो मेरे पास जो मेरा बोरोइंग कॉस्ट आ रहा है ईयर 1 का इतना है, ईयर 2 का इतना है, ये मेरा टोटल कैपिटलाइज हो जाएगा। और ईयर 3 का जो बोरोइंग कॉस्ट आ रहा है वो चाहे इंटरेस्ट कॉस्ट हो या मेरा अमोर्टाइजेशन ऑफ दिस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ बॉन्ड हो, वो सारा मेरा पीएनएल अकाउंट में जाएगा। ये मेरे को उसको बताना है जो जब वो पूछ रहा है हाउ विल द इंटरेस्ट बी कैपिटलाइज्ड, और ये चीज उसको मेरे को पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन के साथ उसको देकर आनी है, तब मुझे जाकर इस पे 5 नंबर मिलेंगे। तभी मैं आपको कह रहा था क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ध्यान से अपने पास इस क्वेश्चन को कर जाइएगा एक बार एग्जाम में जाने से पहले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है ये वाला हमारे लिए। और ऐसे जब क्वेश्चंस बनकर आते हैं ना बेटा, तो ये क्वेश्चन आपके पास कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इसका थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होके थोड़ा मॉडिफाई होके यहाँ नहीं तो एमसीक्यू में देखने को मिल जाएगा, बट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा जरूर ये वाला अपकमिंग अटेम्प्ट में। चलिए सर क्वेश्चन की अपने पास प्रेजेंटेशन करते हैं। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। कहता है अब प्रोविजन स्टार्ट करते हैं लिखना एज पर AS 16 बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट क्या होता है? सबसे पहले तो बोरोइंग कॉस्ट का मीनिंग, एज पर AS 16 बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट इज द इंटरेस्ट और अदर कॉस्ट which is incurred by an enterprise in relation to raising of finance slash borrowing। फर्दर अगला पॉइंट मैंने आपको क्या बोला था, बोरोइंग कॉस्ट में हम क्या बताएंगे, अदर कॉस्ट में क्या आता है? अदर कॉस्ट इंक्लूड्स amortization of discount on issue, discount on issue of bonds और debentures, comma ancillary borrowing cost incurred, comma etc। ये हमने सबसे पहले डेफिनेशन दे दिया। अब इसके बाद कैपिटलाइजेशन और सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन की बात हमने बतानी है। एडिशनली, कॉमा
इसी के साथ इन एडिशन में मतलब जो हम बात बोलना चाहते हैं वो ये है, बोरोइंग कॉस्ट बोरोइंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन कॉमा कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन of qualifying asset shall be capitalized, full stop, and once the asset is once the ऐसे लिख लो, qualifying asset is ready for its intended use, comma, then the capitalization of borrowing cost shall cease. फुल स्टॉप। ठीक होगी जी बात। अब ये मैंने चारों प्रोविजन जो अभी अभी बोले थे चारों के चारों लिख दिए। अब मैं लिखूंगा इन द प्रेजेंट सिनेरियो। इन द प्रेजेंट सिनेरियो। अब एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। सर प्रेजेंट सिनेरियो में क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? कह रहा है सबसे पहले तो वो 10,000 रुपए के डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं, 1 लाख की जगह 90,000 आया है, और उस डिस्काउंट को हम कैसे राइट ऑफ कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। अब 3 साल पे राइट ऑफ कर रहे हैं, यानी 10,000 डिवाइडेड बाय 3, 3,333 हमारे पास हर साल जो है वो राइट ऑफ होता जा रहा है। और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो 10,000 का तो इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा, और साथ में जो हमारा डिस्काउंट आ रहा है वो 33, मतलब 3,333 आ रहा है। सो उन दोनों का एडिशन करेंगे तो वो ईयर 1 ईयर 2 वाला जो भी नंबर बनता है वो कैपिटलाइज होगा। अब इस बात को हमने लिखना कैसे है, प्रेजेंट करना कैसे है, वो देखते हैं। इन द प्रेजेंट सिनेरियो, फॉलोइंग इज द इंटरेस्ट एंड अदर बोरोइंग कॉस्ट। फॉलोइंग इज द इंटरेस्ट एंड अदर बोरोइंग कॉस्ट। अब यहां पे एक टेबल बनाते हैं। ईयर 1 2 3, यहां पे लिखते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट। वो कितना आ रहा है मेरे बच्चे? सर वो आ रहा है 10,000, 10,000, 10,000। उसके बाद मेरे बेटे यहां पर हमारे पास आ रहा है अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट। वो होगा 333, 333 एंड 333। तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है हर पीरियड में? दिस इज, इसको लास्ट वाले को 334 कर दो ताकि तुम्हारे पास क्या है, टोटल मैच हो जाए ना। हमारा 10,000 का टोटल था ना, टोटल जो डिस्काउंट वाला पोर्शन था। 13,333, 333 एंड 13,334। ये वाला सर आपके पास
टोटल करने की ज़रूरत नहीं है इसको, तो डिस्काउंट मैंने आपको टोटल इसलिए करके दिखा दिया। ये आपके पास आपका टोटल बोरोइंग कॉस्ट आ रहा है, इसको मैं यूँ लिख देते हैं, टोटल बोरोइंग कॉस्ट। अब इसके अंदर आपने क्या बताना है, नाउ बोरोइंग कॉस्ट ऑफ ₹13,333 ईच फॉर ईयर 1 and year 2 would be capitalized. Borrowing cost for year 1 and year 2 would be capitalized, that is rupees कितना हो गया बेटा, 26,666, and borrowing cost of year 3, that is rupees 13,333 would be expensed to P&L। ये पूरा ट्रीटमेंट हो गया आपके पास जो आपने देना है। समझ में आ गई जी बात, समझ में आ गई जी बात। सो बोरोइंग कॉस्ट का हमने प्रोविजन भी दे दिया, दोनों ईयर के लिए हमने ये भी बता दिया कि भैया, मतलब तीनों ईयर्स के लिए भी बता दिया कितना कितना बोरोइंग कॉस्ट रहेगा, और उसमें बता दिया कि इतना बोरोइंग कॉस्ट 26,666 हमारा कैपिटलाइज होने वाला है, और बाकी ये वाला जो बोरोइंग कॉस्ट है ईयर 3 का वो एक्सपेंस ऑफ होगा P&L में। इससे आगे अगर एक लाइन जोड़ना चाहते हो तो जोड़ सकते हो, ऑप्शनल है। एज द एसेट इज ready for its intended use at the end of year 2। तो इससे और उसको क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई आपको पता है कि जैसे उसका एसेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज हो गया तो उसके बाद से सेसेशन हो जाता है बोरोइंग कॉस्ट के कैपिटलाइजेशन का। बोरोइंग कॉस्ट इनकर होती रहती है, बट कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट वो सीज हो जाता है। समझ में आ गई जी बात? जी हाँ सर जी, आई होप क्वेश्चन थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा। सर क्वेश्चन सिंपल ही था, लेकिन क्या था ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं था तो एग्जाम में आएगा, और एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन देखें हम जो हमने कभी पहले नहीं देखा हुआ तो थोड़ा सा हमको क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन लगने लगता है। यही एग्जाम से पहले देख के जाओगे तो चीजें आपको सिंपल लगेंगी, आपको लगेगा अरे कर तो रखा है यार ये क्वेश्चन। मजा आया? अगर यहां तक वीडियो देखी है तो जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा, मतलब वीडियो यूजफुल हो रहा है अगर यहां तक देख लिया है तो जरूर से लाइक करना बेटा। आपके लाइक से सर को $1 बिलियन यूट्यूब नहीं देता है, फिर से कह रहा हूं, सिर्फ इतना पता लगता है कि कितने बच्चों के लिए वीडियो यूजफुल रहा। व्यूज बहुत होते हैं लेकिन लाइक नहीं होते, तो कभी ये नहीं समझ में आता यार कितने स्टूडेंट्स हमारे इससे बेनिफिट कर पाए। अगर आपको बेनिफिट हुआ है जरूर लाइक कीजिए, और जरूर आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आप हमारे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी वीडियोस देख रहे हैं। हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट पूरा डाल चुके हैं यूट्यूब पे, जो एक्सपेक्टेड है आपके अपकमिंग अटेम्प्ट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट डाल चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, जो क्वेश्चंस आपके लग रहे हैं कि एग्जाम में आ सकते हैं। आपका डे वाइज रिवीजन प्लान दे चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, जो आपके लिए आपका एक आइडियल प्लान होना चाहिए, विच इज अ मिक्स ऑफ टफ टॉपिक सिंपल टॉपिक, टफ टॉपिक सिंपल। एक दिन में मतलब तुम जो 6-7 टॉपिक कर पाओगे उसमें एक मिक्सचर बना के मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए डाल दिया है यूट्यूब पे। अगर नहीं देखा है फटाक से यूट्यूब चैनल पर जाओ आई विजन के, वहां पे सारे वीडियोस हैं। ये सब रिसोर्सेस का सही यूज करो एग्जाम से पहले। समझ में आई बात? अभी तो फायदा है, एग्जाम के बाद इन वीडियोस का क्या मतलब? ठीक हो गई बात? चलिए, उन सब लिस्ट को तुम आई विजन की वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। और अगर कोई बच्चा इसी प्रकार RTPs, मॉक टेस्ट पेपर्स, PYQs, ICI मॉड्यूल मेरे साथ क्लास में करना चाहता है ना, तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 600 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हमने अपने पास इसी तरह अपने साथ मिलके सॉल्व कर रखे हैं। 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, इन डेप्थ लर्निंग के साथ, अनलिमिटेड व्यूज के साथ, PYQs, RTPs, MTPs, अनलिमिटेड व्यूज, आपके रिवीजन क्लासेस, रिवीजन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, हर एक चीज
आपकी उस कोर्स का पार्ट है जो आपको चाहिए हो सकती है। समझ में आई बात? तो फटाफट से एनरोल करो आई विजन के कोर्सेज में, बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस पे अवेलेबल है। चलिए सर, अपने पास चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, जो AS19 का सवाल है। AS19 का सवाल क्या कहता है, आइए जरा देखते हैं। कह रहा है मनी लिमिटेड लीज द मशीन टू हेलो लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ये लीज का टर्म था, रुपीज इन लैक्स है, फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन इज 24 लाख, लीज टर्म इज 5 years, लीज रेंटल पर एनम इज 4 लाख, guaranteed residual value is 0.8, expected residual value is 1.5 lakh, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज 15% और डिस्काउंट रेट्स उन्होंने आपको दे दिए हैं यहाँ पर। आपको अब यही डिस्काउंट रेट यूज करना है, मतलब कि 15% तो है ही है, बट इन्होंने 4 डेसिमल प्लेसेस तक दिया है ना, वी विल यूज दिस ओनली। ये इसलिए दिया जाता है ताकि सबका आंसर टू द फाइनल डेसिमल सेम आए। दिस इज अ गुड अप्रोच। अब वो कह रहा है असर्टेन द अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अब देखो, मैं हर एक वीडियो लेक्चर में आपको क्या बोल रहा था जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, जो मेरे आई विजन के स्टूडेंट नहीं भी हैं, देखो जो आई विजन का स्टूडेंट है उसने तो मुझसे सुन ही रखा है, लेकिन जो नहीं है उन्होंने इन वीडियोज में सुना कि सर कहते थे जब भी एएस का सवाल आए, अब उसने पूछा क्या है, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अब बच्चा सीधा अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालेगा, लेकिन मैंने क्या कहा था, 1 से 2 लाइन प्रोविजन के दो, एएस का नाम दो, एएस का नंबर दो, तभी फुल नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट अपने सजेस्टेड आंसर में वही प्रेजेंटेशन यूज करता है। अब तब बच्चों ने कहा था अरे नहीं नहीं सर बहुत टाइम लग जाता है, 1 या 2 लाइन लिखने में भी इतना टाइम थोड़े ना एग्जाम में। आज देखो तुमको प्रूफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, रेंडमली अपने पास देखो इंस्टीट्यूट का कभी भी PYQ RTP उठाकर देखना, वहां पे तुम्हें ये बात समझ में आएगी जो बातें मैं आपको बताता हूँ कि सर ये देखिए, एएस का नंबर, एएस का नाम, उसका छोटा सा एक प्रोविजन का पैराग्राफ, और उसके बाद उसका सल्यूशन, वो ऐसे ही चलते हैं, तभी 5 नंबर देते हैं। आप सीधा सॉल्यूशन कराइए 3 मिलेंगे। एएस का क्वेश्चन आए, 2 लाइनें ही लिख दो, एएस का नाम, एएस का नंबर और एक छोटा सा प्रोविजन का लाइन, बट कुछ लिख कर आओ। ये इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन है आपसे। तो सर जी, अगर एक्सपेक्टेशन है तो हम एक्सपेक्टेशंस पूरी करेंगे। डिग्री तो भाई उसी इंस्टीट्यूट ने देनी है ना, ये किसी कॉलेज से मिल जाएगी सीए की डिग्री? नहीं मिल सकती ना। तो फिर ये चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। अब देखते हैं। अब देखो, ज़्यादा बड़ा प्रोविजन नहीं लिखना, इंस्टीट्यूट ने तो बहुत सारा लिखा है, हम उसमें से अब देखो सिलेक्टिव कैसे लिखते हैं। एज पर AS19 लीजेस, ये तो देखो नाम तुमको देना ही पड़ेगा और तुम्हें याद भी होगा। एज पर AS19 लीजेस, व्हाट इज अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम is the difference between number A, gross investment in lease, and B, present value of minimum lease payment and unguaranteed residual value from standpoint of lesser from standpoint of lesser at interest rate implicit। बस कितनी देर लगी? 1 से 1.5 मिनट इन द प्रेजेंट सिनेरियो। सबसे पहला, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज is equals to minimum lease payment
प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू मिनिमम लीज पेमेंट अब कैसे निकलेगा बताइए सर। जो लीज रेंटल किस चीज़ का टोटल होता है मिनिमम लीज पेमेंट, लीज रेंटल प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। अब लीज रेंटल उसने कितना बोला था, 4 लाख का लीज रेंटल है इंटू 5 ईयर्स प्लस योर गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू वॉज 80,000, राइट। क्वेश्चन देखते जाइए बेटा। ये रहा 5 ईयर्स, 4 लाख का लीज पेमेंट था ईयरली पर एनम, एंड गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज 0.8 माने 80,000। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू इज 1,50,000 और उसमें से तुमको गारंटी मिल गया या तो लेसी से या एनी अदर थर्ड पार्टी से 80,000 का, तो अनगारंटीड पोर्शन कितना हुआ जिसका कोई गारंटी नहीं है, वो है 70,000। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज 70,000, क्या आया 20 लाख प्लस 80 प्लस 70 विच इज 21,50,000। क्लियर। दूसरा, अब मेरे पास यहां पे आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। इनको दोनों को अलग अलग लिखिएगा। अब सर यहां पे मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि हम टेबल बनाकर करें या फिर हम प्रेजेंट वैल्यू एनमिटी फैक्टर को यूज करते हुए इन अ फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी कर सकते हैं। बेटा दोनों ही तरीके सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। बच्चा कहता है टेबल बना के सर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं सर जैसे प्रेजेंट मिनिमम लीज पेमेंट है, अगर आप सर बोलें तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू एनविटी फैक्टर ले लूँ पहले मैं लीज पेमेंट्स के लिए, विच इज 15% का 5 ईयर्स इंटू 4 लाख, जो मेरा मिनिमम ये जो मेरा लीज पेमेंट आ रहा है, प्लस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 15% फॉर 5th ईयर फॉर माई गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। अब जो बच्चे थोड़ा मैथमेटिकली स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा सा भी अगर कंफर्टेबल हैं तो वो इस इक्वेशन को अच्छे से समझते हैं। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर प्लस ये एक पहला ब्रैकेट हो गया मेरा, प्लस जो मेरा दूसरा ब्रैकेट है वो ये है अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का, तो मैं उसमें लिखूंगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15% का फिर 5th ईयर, क्योंकि क्योंकि मेरी गारंटीड या अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जो भी हो वो तो लास्ट ईयर में ही आएगी ना बेटा, इंटू 70,000। अब सर ये देखने में इक्वेशन डरावनी लग रही होगी, बट करने में है तुम्हारी दोस्त। कैसे, अब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 15% का 5 ईयर्स के लिए तुमने क्या करना है, तुमने ये जो सारे नंबर तुमको गिवन है ये देख रहे हो, इन सबको सम टोटल कर देना है। 0.8696 प्लस 0.7561 0.6575 प्लस 57.5718 प्लस 4972, सो ये आ रहा है 3.3522, 3.3522 इंटू 4 लाख, ये तुम्हारा लीज पेमेंट के लिए आ गया, प्लस 5th ईयर का कितना नंबर था 0.5718, कंफर्म कर लेना बेटा क्वेश्चन में, नालायकों करो कंफर्म, इंटू 70,000। अब ये इक्वेशन फॉर्म में तुम्हारे पास सॉल्व हो जाएगा।
नहीं सर, गलती हो गई। ये था 4972। ओ माय गॉड, मैंने कैलकुलेटर से ही चेक वाला वो लगा के, ये भी नालायक है, गलत नंबर दे दिया। 4972। चलो बेटा कोई बात नहीं, जीवन है। अब तो नंबर ठीक ले लिया ना? 4972, फिफ्थ ईयर का। हाँ सर हाँ। चलो, अब आएगा 4 लाख इंटू 3.3522, विच इज 13,40,880, प्लस इसका ये नंबर आ गया 0.4972 इंटू 80,000 इज 39776। और ये बाहर ये अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का नंबर आ रहा है पॉइंट 4972 इंटू 70,000 विच इज़ 34,804। दैट्स इट, आपके पास आ गया है नंबर। सबका सम टोटल कर दीजिए। दिस इज कमिंग आउट टू बी 14,15,460। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम अब आप निकाल सकते हैं। ए माइनस बी करना है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से ये नंबर माइनस करना है। बहुत टफ है सर, बहुत टफ है ना नालायक। चलो, 3,15,460 माइनस 21,50,000 में से ये माइनस हो रहा है जी। The number is coming out to be 734,540। कहीं पे कोई गलती करी है हमने? कुछ गलती हुई है? 1 मिनट रुक जाओ, चेक करने दो। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हमने कोई गलत किया है। 7561.657557.5718 प्लस 497.972 3.3522 इंटू 4 लाख का लीज रेंटल आ रहा है 13,40,880 0.49। ये मेमोरी प्लस में डाल देते हैं। 4972 इंटू 80,000 39,776 मेमोरी प्लस में डाल देते हैं एंड 4972 इंटू 4972 इंटू 70,034,804 memory recall 14,15,460 minus 21,50,000 734,540। ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ गलत किया है हम लोगों ने, कुछ तो गड़बड़। चेक करते हैं। नहीं सर, सब कुछ तो सही किया है। क्या हो गया है, बहकी बहकी बातें कर रहे हो? सही है, हमारा आंसर मैच हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा था जब यहाँ पे गूफअप हुआ ना, इसकी जगह ये लिख दिया तो मेरे को लगा हमारा शायद कैलकुलेशन एरर भी हो गया है। नहीं नहीं, विच इज़ करेक्ट। हाँ, तो आप ये टेबल बना के भी कर सकते हो, और जैसा मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया आप लोग वैसा भी कर सकते हो। आंसर अपना करेक्ट ही आ रहा है, बिल्कुल सही है। दोनों ही प्रेजेंटेशन सही हैं, पूरे पूरे नंबर देंगी। बस एक छोटा सा आपको टिप दूंगा यहाँ पे, जब भी आप ये वाला, जैसा मैंने आपको इक्वेशन फॉर्म में सॉल्व करवाया, यहाँ पे ये प्लीज़ कृपया करके ये बात लिख दीजिएगा, आप ये प्रेजेंट वैल्यू एनविटी फैक्टर्स को इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। कई बच्चे सीधा ये इक्वेशन बना देते हैं नीचे वाली, वो फिर अनक्लियर हो जाती हैं चीज़ें। तो अगर आप ये इक्वेशन जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है वो लिख के करेंगे, कोई नंबर नहीं काट सकता आपके। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, स्टेटिस्टिकली भी और कैलकुलेशन वाइज मैथमेटिकली भी। समझ में आ गई आप लोगों को बात?
ये दो तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आपको देखने को मिल सकते हैं अपने एग्जाम में। वीडियो यूजफुल हुआ ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट कम से कम 500 लाइक्स है, आप लोगों ने पहुंचाना है वहां तक। समझ में आ गया? तो आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए और स्ट्रैटेजी वीडियोस और करियर मेंटरिंग से रिलेटेड आपके जो लाइव मेंटरिंग सेशन हैं वो आ रहे हैं, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एग्जाम से पहले होंगे वो, और एग्जाम के भी जो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे वो भी लाइव सेशन में आके बताने वाला हूँ। तो इसलिए आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। समझ में आ गई? और अगर मेरे साथ इन डेप्थ लर्निंग लेना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम मेरे बेटे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बहुत नॉमिनल प्राइजेस पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लर्निंग भी कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी सीख सकते हैं, जो आपको ना ही सिर्फ अकाउंट्स में बल्कि अदर सब्जेक्ट्स में भी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।